नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सीएए की। 11 दिसंबर 2019 को संसद से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास गया और उनके हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी यह सीएए कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि इसे लागू कराने के लिए जरूरी नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया गया था। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है, जिसके बाद से एक तरफ जहां पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएए के विरोध का जिन्न भी बोतल से बाहर हो गया है। अपने बेतुका बयानों और तर्क से सीएए का विरोध किया जाने लगा है। फिर से गृह मंत्री ने भी यह साफ कहा है कि सीएए को लेकर विपक्ष जो है वो मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैला रहा है। सीएए का वादा कांग्रेस ने ही किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गई। पड़ोसी मुस्लिम देशों के सताए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कही थी, लेकिन बाद में वो मुकर गए और यह कानून नहीं आ पाया। अब मोदी सरकार ने उसी भूल को सुधारा है। पड़ोसी मुस्लिम देशों के पीड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून को संशोधित किया है। विरोध करने वालों का आरोप है कि सरकार ने मुस्लिमों का नाम इसमें शामिल नहीं किया है। साथ ही यह भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यह संशोधन मुस्लिमों की नागरिकता को छीनने के लिए बनाया गया है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट और दिल्ली का दंगा इसी विरोध का नतीजा था। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि यह सीएए असम समझौते का खंडन करता है, उसका विरोधाभासी है। साथ ही यह आलोचना भी होती है कि चूंकि यह संशोधन 3 पड़ोसी देशों के धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है, इसलिए संभव है कि संशोधन से पड़ोसी देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब हो जाए। आज अपने प्रोग्राम में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएए को लागू करने में सरकार को इतनी देरी क्यों हुई। क्या मुस्लिमों के विरोध के कारण सरकार ने इसके नोटिफिकेशन को टाला है? क्या इसके नोटिफिकेशन के बाद दूर हो जाएगी मुस्लिमों की नाराजगी? और क्या पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को मिल जाएगी नागरिकता? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा चर्चा से पहले। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जब कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू किया जा सकता है, तो घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया था। लोकसभा पहले ही चालू होगा। अब निश्चित रहिए, हमारे गृह मंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम सीए करेंगे, तो सीए करेंगे मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। देखिए कमिंग 7 डेज में होगा या 15 डेज में हुआ या 1 महीने में होगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे गृह मंत्री जी पर पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि सीए हम लागू करेंगे, तो सीए जरूर लागू होगा और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा से पहले ही लागू। अब सुकांत मजूमदार की इस खबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी है। अमित शाह ने एक बिजनेस समिट में इस संदर्भ में जोर देते हुए कहा कि सीएए के तहत सिर्फ धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, न कि किसी से नागरिकता छीनी जाएगी। ये किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। आपको बता दें कि सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नए संशोधन के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सीएए के तहत ही कुछ नागरिकों को नागरिकता दी भी गई थी। ऐसे में जब चुनाव से पहले सीएए की प्रक्रियाओं के तहत
जब शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी तो देखने वाली बात ये हो जाती है कि रोहिंग्याओं समेत तमाम उन मुस्लिमों आबादी का क्या होगा जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और नफरत का बीज बो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी देश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों जो कि पीड़ित होकर के वहां से आए हैं, सताए गए हैं, अब वो जो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, उन सबको नागरिकता देने की बात चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा आश्वासन जो है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि कानून तो पहले से ही बन के तैयार था। अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद से उन्हें नागरिकता भी मिल जाएगी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, पंडित राज शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, और इसके अलावा रमजान चौधरी जी हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। और मुझे लग रहा है कि खेमचंद शर्मा और जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका नाम स्क्रीन पे उल्टा चल रहा है, कृपया उसको ठीक कर लें। करेंगे चर्चा, और चर्चा की शुरुआत मैं खेमचंद शर्मा जी से ही करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने 2019 से 11 दिसंबर 2019 को यह पार्लियामेंट से पास हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को CAA जो है राष्ट्रपति के शासन के बाद कानून बन गया था, लेकिन इसे नोटिफिकेशन अभी तक जो है इसका नहीं हो पाया है। नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण जो है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मैं खेमचंद जी जानना चाहता हूं कि 4 साल बीत जाने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हालांकि अब गृह मंत्री जी ने कहा है कि नोटिफिकेशन जो है चुनाव के पहले आ जाएगा। क्या दिक्कत थी? क्या सरकार मुस्लिमों के विरोध के कारण इसे टालने की कोशिश कर रही थी? क्या मुस्लिमों के विरोध के कारण जो है इसे टाला जा रहा था? और अब क्या, जब ये नोटिफिकेशन लागू करने की बाद, नोटिफिकेशन जारी करने की बात गृह मंत्री कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिमों का विरोध खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा, या ऐसा इस तरीके की कोई बात है? जय श्री राम मुकेश जी। जय श्री राम सभी मित्रों को जी। देखिए, जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है, इसको जो डिले का कारण है वो था कोविड में बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे कॉन्स्टेंट थे, तो सरकार ने इसको थोड़ा डिले कर दिया और इसका कोई और कारण नहीं था। रही बात अब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि CAA को हम इलेक्शन से पहले ही नोटिफाई कर देंगे, तो सिर्फ नोटिफिकेशन एक टेक्निकलिटी पेंडिंग है, बाकी कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिया है और कानून सबको पता है, वाइडली पता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी पता है कि उनका जो विरोध है वो गलत है, विरोध का तरीका गलत है, विरोध का कारण भी गलत है, क्योंकि ये किसी की नागरिकता छीनने का काम नहीं कर रहा है, देने का काम कर रहा है। और देने का काम भी कौन को कर रहा है? जिनको हमने आजादी के समय प्रॉमिस किया था कि अगर आप भारत में नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश, जो उस समय पाकिस्तान का पार्ट था, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, जब भी आप भारत में आना चाहो, आपको धार्मिक आधार पर अगर परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, आपको वहां पे उत्पीड़ना मिलती है, तो आप कभी भी भारत में आ सकते हैं और भारत में आपको सम्मान सहित नागरिकता दी जाएगी। किसके लिए बोला गया था? हिंदुओं के लिए बोला गया था, सिख के लिए बोला गया था, बौद्ध के लिए बोला गया था, पारसी के लिए बोला गया था, और वहां पे जो क्रिश्चियन, जो भारतीय मूल के क्रिश्चियन रहते हैं, उनके लिए बोला गया था। अब धार्मिक आधार पर मुसलमान तो पाकिस्तान में पीड़ित नहीं होगा, धार्मिक आधार पर मुसलमान तो बांग्लादेश में पीड़ित नहीं होगा, धार्मिक आधार पे मुसलमान तो अफगानिस्तान में पीड़ित नहीं होगा। हम सब ने देखा अफगानिस्तान में से किस तरीके से हमारे सिख भाई बहनों को वहां से लाया गया, किस तरीके से हमारे गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया, क्योंकि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब के अपमान की चिंता थी कि उनको जलाया जा सकता था, गुरुद्वारे को खत्म किया जा सकता था। किस तरीके से वहां से हिंदुओं को एवैक्यूएट किया गया, सब पूरी दुनिया ने देखा। क्या उनको भारत में शरण नहीं देनी चाहिए? क्या उनको भारत में नागरिकता नहीं देनी चाहिए? पाकिस्तान से जो लाखों की संख्या में हिंदू आ रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, उनकी संपत्ति को छीन लिया जाता है, उनको काम नहीं करने दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, वो भारत में वर्षों से रह रहे हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? वैसे ही बांग्लादेश से जो दुखी, पीड़ित और सताए हुए हिंदू आ रहे हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अब जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इसमें मुसलमानों का भी नाम डालो, अरे ये तो धार्मिक आधार पे, आप ये बताओ, आप प्रूव करो कि धार्मिक आधार पे मुसलमान पाकिस्तान में पीड़ित है, आप प्रूव करो, पाकिस्तान से भी कह लो। अगर ये है तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? अगर वहां पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान क्यों बना? वो सिर्फ इसी आधार पर बना, धार्मिक आधार पर बना। अब वैसे ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो आप लॉजिकल रीजनिंग ना दें। नहीं, वैसे अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए तो कानून पहले से है, वो कानून तो बदला नहीं गया है। बिल्कुल सही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति भारत में
अपनी नागरिकता लेना चाहता है तो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अभी बंद नहीं है, ना पाकिस्तान वालों के लिए बंद है, ना बांग्लादेश वालों के लिए बंद है, किसी के लिए बंद नहीं है। उसको एक प्रॉपर रूट अपनाना पड़ेगा। और नागरिकता हमने दी है, अदनान सामी को हमने नागरिकता दी है, कई और लोगों को नागरिकता दी जो पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं या दूसरे देशों से हैं। लेकिन आप प्रॉपर प्रोसीजर अपनाएं। आप यहाँ पे लीगल तरीके से घुस जाएंगे और फिर चाहेंगे कि आपको नागरिकता मिल जाए और वो भी उनके बराबर में जो यहाँ पीड़ित हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जी, अब कांग्रेस के पास मैं जाना चाहूंगा। कांग्रेस हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे। राज शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो विरोध विपक्ष कर रहा है, खासतौर पे कांग्रेस इसका जो विरोध कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये लॉजिकल है, तार्किक है? क्योंकि ये वादा कभी कांग्रेस ने भी किया था देश से कि जो लोग पाकिस्तान में रह गए हिंदू, वो कभी न कभी जो है अगर आना चाहें, जब भी आना चाहें तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है, उन्हें सरकार नागरिकता देगी। और उसके लिए मौखिक की जो वादा किया गया था, मौखिक ही रह गया, उसे कानून की शक्ल जो है वो नहीं दी गई। तो वो भूल का सुधार किया जा रहा है, तो उसमें गलती क्यों, उसमें आपत्ति क्यों, विरोध क्यों? मुकेश भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कह दूं, कोई ऐसा विरोध क्या किया जा रहा है उसको ना तो भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी, ना इनके प्रवक्ता समझ पाएंगे। एक सबसे अच्छी बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। आप कोई भी अच्छे काम करो ना करो, लेकिन बोलो अच्छे अच्छे शब्द कहो। सवाल यहाँ ये नहीं कि किसको नागरिकता दी जाएगी, सवाल तो यहाँ सबसे पहले जो जिस चीज के लिए विरोध हो रहा कि जो हमारे देश में ऑलरेडी नागरिक हैं उनके लिए क्या सरकार कर रही है? क्या रोजगार के लिए कुछ कर रही है? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कर रही है? इन चीजों राज शर्मा जी, मतलब मुझे जब कांग्रेस इस तरह की करती है ना, तो मुझे एक चीज याद आया था बार बार कि एक जो स्टूडेंट है वो उसे केवल गाय पे निबंध लिखना आता था, तो अब उसको किसी भी चीज पे निबंध ले रहे तो ले दे करके गाय तक पहुंचता था, फिर गाय पे निबंध लिख देता था। तो कांग्रेस की प्रवक्ता आप लोग वही कर रहे हैं। जिस दिन मैं महंगाई पे करूंगा चर्चा, आपको बुलाऊंगा, आप कर लेना उसमें बात। अभी तो सीए पे टेक्निकली पॉइंटेड हो रहा है ना, तो आप सीए पे विरोध नहीं है तो बोलिए, ठीक है। लेकिन एक सरकार का काम सिर्फ एक और बात, सरकार का काम सिर्फ एक ही चीज पे लागू नहीं हो रहा है कि एक ही चीज के पीछे पड़ी जाए। मुझे आप बता दीजिए ना, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं, प्रवक्ता तो ये बाद में देंगे जवाब। आप ही मुझे बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जो कि मेरे भी हैं, गृह मंत्री, कभी आपने कभी उन्हें रोजगार पे बोलते देखा हो, कभी सिलेंडर पे बोलते देखा हो? आप बताइए ना। हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे, आप और फिर आपकी भावना क्या है, इसके पीछे आप देख क्या करना चाहते हैं? गृह मंत्री इसलिए नहीं चुना गया कि वो बस हर वक्त ऐसी भाषा बोले कि जिसमें देश में एक किसी भी प्रकार के किसी भी तरह जनमानस में एक नफरत पैदा हो। आप पहले सीए से नफरत कौन सी पैदा हो रही है? सीए से नफरत क्या पैदा हो रही है? ये तो यही कह रहे हैं ना आप। इन्हीं के प्रवक्ता कहते हैं, यही नेता कहते हैं विरोध। आप विपक्ष क्या कह रहा है? अच्छा बताइए, विपक्ष ने क्या कह दिया? मत लागू करो, बताइए राज शर्मा जी। विपक्ष ने ये तो नहीं कहा कि मत लागू करो भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा। नहीं, यही खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष तो विरोध कर रहा है ना सर। जो सीएए का जो विरोध शाहीन बाग में हो रहा था, उसमें सब लोग शामिल थे। आप लोग, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट की जितनी पार्टियां थी, सब लोग आप कह रहे थे, और आपके नेता कह रहे थे कि इससे नफरत करते हैं, देश के विकास से नफरत करते हैं, इसीलिए आप नफरत फैला रहे हैं। आप नफरत कर दिया श्रीमान जी, देश का विकास तो गिना दो। फिर भी आप नफरत, अरे गलत क्या बैठ रहे हो? विनाश कर दिया आपने देश का, देश के साथ अपराध, क्या विकास कर दिया? टेंशन जी तो बताओ ना। अरे मुझे पिछले 10 साल में आप प्रधानमंत्री के एक बात, मुझे 4 लाइन बता दो जो विकास के कहते क्या कह देते हैं। राज शर्मा जी किसी भी बात को झूठ कह देते हैं। ठीक है, मैं हो समझ गया। आप लोग सीए पे बात करें, राज शर्मा जी, सीएए पे बात करें। आप उस पे अगर बात नहीं कर, आप सीए भाई इनसे कहें, जब मैं नहीं बोल, अगर मैं बोलूंगा फिर इनको दिक्कत होती है, इसीलिए बात ही नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आप दोनों अब रमजान जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रमजान चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और अच्छी समझ रखते हैं इसी विषय के बारे में। रमजान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये विरोध क्यों है? मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक तौर पर शुरू में जब ये कानून पटल पे लाया गया था संसद में, उस वक्त इसका विरोध था और मुसलमानों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं थी और राजनेताओं के चक्कर में आकर बड़ा विरोध किया था। मैं समझता हूं कि उस वक्त इतना बड़ा विरोध नहीं होना चाहिए था। एक बात, मैं सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का शुरू में विरोध भी करता था, अब भी असहमत हूं। उसकी वजह यह है कि ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मूल भावना के लिए खिलाफ है।
चूंकि इसमें मुझे ये नहीं कि वहां कोई प्रताड़ित है, अगर प्रताड़ना को भी हम वर्गीकरण करके देखते हैं तो ये हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन अब जब कानून पारित हो गया तो मैं समझता हूं कि खेमचंद जी बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ जी, मैं अब कानून लाती है सरकार, बहुमत में है, ले आई है, तो हमको उसको मानना और स्वीकार करना हमारा फर्ज है, चूंकि इतनी बड़ी बहुमत की सरकार नहीं, आप विरोध देखिए, आप अगर आप जो विरोध कह रहे हैं सैद्धांतिक विरोध है तो वो पॉइंट वाइज आप बताइए। ये तो सरकार पॉइंट वाइज बताइए आप क्या विरोध है आपका। एक तो जैसे संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर किसी चीज को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसमें 6 धर्म के समुदायों को शामिल किया गया है और किसी दूसरे धर्म को नहीं किया गया, तो जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है। दूसरा, जो हमारी बीजेपी की और सरकार और मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें ये मूल भावना के भी खिलाफ जाता है। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर मैं इससे असहमत हूं। लेकिन मैं अगली बात कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं आऊंगा आपके। देखिए मुकेश जी, हम जैसे हमारे एक शायर ने कहा है कि भाई बॉर्डर पर तनाव है, देखना कहीं चुनाव है क्या, देश में चुनाव है। हाँ तो अगर ये तनाव बढ़ता है और दिख भी रहा है, जैसे हल्द्वानी में और जगह पर बंगाल में, ये सारा तनाव इतनी मजबूत सरकार के होते हुए इस बिल को जब 2020 में पटल पर रखा था, उसी वक्त कानून बन जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सरकार भी एक अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस वक्त इसका लाना और इसका विरोध दूसरी पार्टियां कर रही है कि नहीं कर रही है, या कुछ लोग विरोध इसको अनसमझी में करते हैं, तो देश में माहौल तो खराब होता है। तो इसलिए चुनाव के वक्त इसका लाना पॉलिटिकल माइलेज की तरह लगता है। तो मेरा सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसका इस वक्त कम से कम मुसलमान तो विरोध मत करें। पार्टियां अपने नफा नुकसान पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए करती हैं तो वो करती रहे। मुसलमानों का तो कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया है हमेशा, उसको इस स्तर पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी का अगर किसी का ध्येय है तो वो मुसलमानों को कांग्रेस ने यहां पहुंचाया है कि आज वो अपने सर्वाइवल के लिए बड़ी मुश्किल में और बड़े पीड़ित तरीके से उनको देखा जाता है। ये ठीक है कि आज हिंदू मुस्लिम का ये जो माहौल बनाकर बीजेपी उसका माइलेज लेती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो उसका सबसे बड़ा ये है कि उसके लिए हिंदू मुस्लिम के माहौल को खत्म करके मोहब्बत और प्यार से का माहौल बनाया जाए देश में। रमजान जी, आपने रमजान जी अच्छी बातें कही, सही तरीके से जी सके। बिल्कुल, आपने अच्छी बातें कही। जो पॉइंटेड आपने विरोध किया है उसका जवाब मैं खेमचंद जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं एच.एस. रावत जी के पास जाना चाहूंगा। मैं एक बार एच.एस. रावत जी के विचार जान लूं इसमें। रावत साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? क्या आपको लगता है कि जो विरोध है वो लॉजिकल है इनका? रमजान चौधरी ने जो बात कही, चूंकि बीजेपी से बात कही है तो मैं बीजेपी से जवाब लूंगा, तो पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं जी। मुकेश जी, देखिए, हर कंट्री को, हर देश को अपने जो मूल नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का अधिकार है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे कोई भी हो। अगर अमेरिका के 3 नागरिक मार दिए जाते हैं किसी कारणवश, तो अमेरिका ईरान के उन जगहों को तबाह कर देता है और वो तुरंत बदला लेता है। 57 देश मुस्लिम कंट्रीज के हैं, वहां पर किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई एंट्री नहीं है किसी तरह की, उनको वहां रहने की एक नागरिकता मिलने की कोई सुविधा नहीं है, और वहां पर तो सख्त कानून है। अगर इन देशों में हिंदुस्तान हिंदुओं का मूल स्थान है और हिंदुओं की ये भूमि है पूर्ण रूप से, जो भी विदेशों में विस्थापित लोग अगर हैं या एनआरआई लोग जो हैं वो रह रहे हैं, मान लो कल को अमेरिका में अगर युद्ध छिड़ जाए और वहां पर कोई संघर्ष हो जाता है, या कनाडा में हो जाए, वहां पर उपद्रव शुरू हो जाते हैं, तो वहां का जो हिंदू है वो कहां जाएगा, वो कहां भागेगा? उसको हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान उसकी मूल जन्मभूमि है। पाकिस्तान में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, वहां तालिबान के अंदर इतना बुरा हाल कर दिया, वो लोग कहां जाएंगे? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जाता है, उनको उनके मंदिर को तोड़ा जाता है, सरेआम उनको उनके जितने भी घर हैं उनको कब्जा कर लिया जाता है, वो लोग कहां भागेंगे? तो उनकी सुरक्षा के लिए जो हिंदुस्तान का मूल आदमी है, इस्लाम से पहले का भी,
उसके लिए अगर सहायता के लिए कोई कानून बनता है तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान की मूल है, चाहे बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, सब एक ही हैं। इसलिए इनका विरोध करना और पार्टियों का विरोध करना उचित नहीं है। कल को जो विपक्षी पार्टी हैं, इनके अगर रिश्तेदार वहां पर फंसते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के इनको कहते हैं कि भाई राहुल भाई किसी तरीके से, अखिलेश भाई हमें यहां बुलाओ और हमें बचाओ किसी तरीके से, और कानून अगर ना हो तो उनका क्या हल होगा? उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो एक अच्छा डिसीजन लिया है, इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। ठीक है, मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही पॉइंटेड जो है रमजान चौधरी जी ने कुछ आपत्तियां उठाई थी, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। खेमचंद जी, मैं रमजान भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इफ एंड बट के साथ आप इसको कंडीशनली एक्सेप्ट ना करें, आप खुले दिल से एक्सेप्ट करें। आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये उसका विरोधाभास है, बिल्कुल नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हम जब बातें करते हैं तो अपने नागरिकों की बातें करते हैं। क्या हम अपने मुसलमानों के साथ यहाँ पे न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या उनके साथ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? नहीं। क्या उनकी नागरिकता हम छीन रहे हैं? नहीं। क्या उनको कोई अधिकार हम नहीं दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। जब हम पीएम आवास के तहत आवास दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी आवास दे रहे हैं, और जो मेरी जानकारी है परसेंटेज में मुसलमानों को ज्यादा मिल रहा है। जो मुसलमान है ऑन द रिकॉर्ड उससे ज्यादा आवास उनको मिले, मुद्रा का फायदा उनको मिला है, वैक्सीनेशन का फायदा उनको मिला है, फ्री राशन का फायदा उनको मिल रहा है, जब गैस सिलेंडर देते हैं तो उसका फायदा मिल रहा है। हर योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, गरीबों की योजना है, पीएम किसान के माध्यम से जो मदद दे रहे हैं उसमें मुसलमानों को भी मदद दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी योजना नहीं है जहां पे हम धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। सबको लाभ मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में लाभ मिल रहा है। नहीं, सीएए में सीएए जो है, मैं आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध कैसे है? जब पार्टीशन हुआ तो हमारी लीडरशिप ने, जो पार्टीशन के सामने हमारी जो लीडरशिप थी, उसने प्रॉमिस किया था कि जो हिंदू पाकिस्तान में रुक रहे हैं, या जो सिख पाकिस्तान में रुक रहे हैं, या जो बौद्ध पाकिस्तान में रुक रहे हैं, या जो पारसी पाकिस्तान में रुक रहे हैं, जो क्रिश्चियन पाकिस्तान में रुक रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, अगर आपको कल परेशान किया जाता है, आप भारत में आते हैं तो आपको भारत में नागरिकता मिलेगी। अभी आप रुक रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन चिंता ना करें, भारत आपके साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान अपने वायदे पे नहीं रहता और वहां पे धर्म के आधार पे उनको परेशान किया जाता है, धर्म के आधार पे उनकी बहन बेटियों को उठाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाता है, फिर वो पीड़ित होके, दुखी होके वो भारत में आते हैं। तो क्या भारत में उनको सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या भारत में उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? वो धर्म के आधार पे उनको वहां पे उत्पीड़ित किया गया है, वहां पीड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, और हम सबने देखा। बिल्कुल, ये कानून किसी भी तरीके से अभी हमने साल डेढ़ साल पहले देखा अफगानिस्तान से कैसे हमारी सरकार वहां से सिख भाइयों को, हिंदुओं को वहां से बचा के लाई, या अपने नागरिकों को बचा के लाई। तो ऐसी स्थिति में जो नागरिक आए, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बराबरी का मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, और इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, अगर किसी को, मुसलमान को भी अगर नागरिकता चाहिए तो उसके लिए रास्ता खुले हुए हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाने में दिक्कत क्या? प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाए, आपको नागरिकता मिलेगी। अगर आप भारत के कानून के अनुसार, भारत की आन बान को मानते हुए आप अगर यहाँ पे नागरिक बनना चाहते हैं, आपको मिलेगा। और अच्छा, इसमें एक पॉइंट खेमचंद जी ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये तीनों जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इन तीनों पड़ोसी देशों के साथ चूंकि आपने वहाँ की धार्मिक भावनाओं के आधार पे ये कानून बनाया है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, तो हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे। तो इससे पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, वो प्रभावित होंगे, वो कहीं ना कहीं खराब होंगे। ये एक पॉइंट बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। नहीं, ये भी फेक है मुकेश जी, पूरा विश्व जानता है, यूएन में हर जगह। नहीं, मैं इस पे नहीं करूँ, इस पे जवाब मैं ये कहता हूं, तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी इस तरीके का कानून नहीं बनाना चाहिए? वो भी अपने यहाँ कानून बनाए। देखिए, अगर भारत में मुसलमानों को सताया जाता है और वो अगर चाहते हैं कि वापस पाकिस्तान जाए तो हम बुला लेंगे, नागरिकता देंगे, तो पाकिस्तान ऐसा कानून बनाए चाहिए। लेकिन हालत तो ये है कि जो भारत का मुसलमान है वो भारत में तो कहता है मैं पीड़ित हूँ, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, वो बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। उनको पता है कि भारत में जितनी उनको सहायता मिल रही है, भारत में जितने उनको मौके मिल रहे हैं, भारत में जितना फ्रीडम मिल रहा है, वो फ्रीडम वहां पे नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, और अभी यहाँ बराबरी का अधिकार है रिसोर्सेज में, बल्कि माइनॉरिटीज को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, ज्यादा वो यूज कर रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं नहीं हम तो बहुत ही मुश्किल में जी रहे हैं। इससे ज्यादा राज शर्मा जी हमारे साथ बहुत देर से मातृभूमि के साथ नहीं हो सकती। नमक खा के नमक हलाली ना करो प्लीज। राज शर्मा जी, आप कह रहे, क्या आप जवाब देना चाहेंगे या अभी फिर महंगाई या सिलेंडर से आगे निकलेंगे कुछ आप?
नहीं नहीं, हम लोग देश के लिए सोचते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो सबसे ज्यादा शक के दायरे में जो सरकार आती है, मैं कहता हूँ ये कानून बन रहा था, ये कानून जब बना रहे हो वह, तो इसे पब्लिक डोमेन में लाते, पब्लिक की राय मशवरा लेते, सबको क्लियर करते। क्लियर करने का दायित्व किसका है? सरकार का है। सरकार को बताना चाहिए। भाई साहब ये कानून कहाँ पे हो? आप ही बोल लो। अच्छा खेमचंद जी इनको पहले बात कर लेने पूरी, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हो? देश की जनता को नहीं बोलने देते हो? पार्टियों के प्रवक्ताओं को नहीं बोलने दोगे? हैं? चलो आप बोल लो आप, वो फिर जवाब दे देंगे आपको। चलिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले जो आज अमित शाह जी ने बयान दिया, उसके बाद अभी कौन विरोध कर रहा था? यही खुद कह लेते हैं जबरदस्ती की विरोध हो रहा। विरोध इस बात का हो रहा है कि इन्हें पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, सबसे राय मशवरा लेते, जो किसी के अंदर अगर शंका भी है उसको क्लियर की जा सकती है। देखिए, अगर सरकार का कानून बनाने का अधिकार है तो देश की जनता को उस कानून के बारे में सही तरीके से जानने का अधिकार भी है। दिक्कत बस इतनी हो रही कि ये लोग, अभी देखिए रमजान साहब, एक बात उनकी भी बात में दम था, जब 2020 में ही लागू कर देते तो क्या फर्क पड़ता? आप कह रहे हैं कि बोला ना 2020 में कोविड आ गया था, कोविड के कारण डिले हो गया इसको मैं, हालांकि ये 20 में नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ ये 11 दिसंबर को पास हुआ था, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, 12 दिसंबर 2019 को। और नोटिफिकेशन तो एक दिन में हो सकता है खेमचंद जी, अगर विरोध करूं तो मैं देखो नोटिफिकेशन एक दिन में हो सकता है। और एक चीज और अभी याद आया, अभी रमजान जी कह रहे थे कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन, कोई भी कानून जब बनता है तो नोटिफिकेशन लागू करने के लिए जारी करना पड़ता है सरकार को, ये एक जरूरी प्रक्रिया है, इसके बिना कानून लागू नहीं होता है, तो नोटिफिकेशन तो होना ही चाहिए था। जी खेमचंद। देखिए मुकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 घंटे में नोटिफाई किया जा सकता है, लेकिन नोटिफाई सिर्फ टेक्निकल वर्ड नहीं, नोटिफाई प्रोसेस के बाद उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का है। तो एक जो प्री रिक्विजिट होती है, उसका डेटा कलेक्शन होता है, स्टेट को नोटिफाई करना होता है, उसके लिए सिस्टम तैयार करना है, तंत्र तैयार करना, तंत्र तैयार करने के बाद फिर नोटिफाई किया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, दिसंबर में कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, लेकिन कोविड आ गया, फरवरी मार्च में तो कोविड आ गया, कोविड के बाद सारा जो तंत्र है वो रुक गया। जब तंत्र रुक गया तो इस तरीके के कानून को रुक गया था क्या कोविड पे? अभी सारा देश तो चल ही रहा था, इसमें नोटिफाई कर दिया, सारा देश कोविड को हटाने में, कोविड की लड़ाई लड़ रहा था उस समय, दूसरे जो जरूरी कार्य थे वही हो रहे थे और इसलिए हुआ था। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं, आप लोग देखिए, मैं कांग्रेस को जो सवाल पूछना चाहिए था वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ खेमचंद जी से। खेमचंद जी, क्या 2-3 जो आपत्तियां हैं, एक तो असम समझौता को लेकर के जो है, इसके साथ ये कह रहे हैं कि विरोधाभास है। जो असम में आपने कहा है कि जो 1971 में हुआ था कि असम समझौता कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नागरिकता देने में हम नहीं करेंगे, और जो बाहर से, जो दूसरे देशों से आए हैं, जो भी शरणार्थी, उन सबको हम नागरिकता देंगे। और ये कानून कहता है कि नहीं, हम जो है केवल इन्हीं लोगों को देंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और शरणार्थी का जिक्र नहीं है इसमें, ना रोहिंग्याओं का है, ना ही तमिल के जो शरणार्थी यहाँ पे हैं उनका भी जिक्र नहीं है। तो ये आपको कहीं नहीं लगता कि शायद नोटिफिकेशन में इसी वजह से दिक्कत हुई, क्योंकि जिस एम को लेकर के ये कानून बनाया गया था उसको नोटिफाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में ये सारी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार ने इनका रास्ता निकाल लिया है? वो रास्ता निकाला है तो वो क्या है? क्योंकि उस पर कोई किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी के पास। ओके जी, उसके भी रास्ते निकाले गए। असम में तो भी आपने देखा, वहां पे एनआरसी सिर्फ सीए नहीं, वहां पे एनआरसी के डेटा भी हुआ, वहां पे पूरा सर्वे हुआ, कितने लोग बाहर से आए, कब आए, कौन है, कौन असम में रहने चाहिए, कौन असम में नहीं रहने चाहिए। तो वहां एक जो लोकल चीजें हैं वो लोकलाइज तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। रही तमिल की बात, तो तमिल आज भी, अब श्रीलंका में पीस है तो तमिल अपने जगह पे रहें, वहां पे भारत ने पूरा प्रयास किया है, जो तमिल हिंदूज हैं उनको अपना अधिकार मिले, अधिकार दिलाने के लिए भारत लगातार श्रीलंका के साथ बात कर रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आ गया, क्या वो वापस जा सकता है? जो अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई या वहां से बौद्ध और पारसी आ गए, क्या वापस जा सकते हैं? क्या हाल होगा उनके साथ? क्यों हमें अपना गुरु ग्रंथ साहब वापस लाना पड़ा? क्यों वहां पे हमें गुरुद्वारा बंद करना पड़ा? क्यों हमारे बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ पे आज जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको इनसे अलग कैसे करेंगे आप? जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिससे पूरा भारत परेशान है, उसको आप अलग कैसे करेंगे? असम में तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। और मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन में इसी वजह से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नोटिफिकेशन केवल दिल्ली के और राजस्थान के जो शरणार्थी हिंदू हैं उनके लिए तो होगा नहीं, ये तो पूरे देश के लिए होगा।
तो देश के लिए अगर होगा तो फिर उसमें रास्ता क्या निकाला गया है, जनता ये जानना चाहती है ना। खेमचंद जी, खेमचंद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मुकेश जी, सॉरी वो बीच में एक फोन आ गया था, जिसको क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो रास्ता निकाला गया है, क्योंकि ये CEA कोई दिल्ली और राजस्थान में तो केवल लागू नहीं होना है, दिल्ली राजस्थान हरियाणा में, ये तो पूरे देश में लागू होगा। तो जो असम में जो समस्या है, तो उसमें जो घुसपैठिए शरणार्थी जो है, यहाँ पे रोहिंग्यास हैं, यहाँ पे बहुत सारे तमिल में भी जो है श्रीलंकाई तमिल है जो आकर के घुसपैठ वहाँ पर किए हुए हैं, तो उन लोगों के बीच में आप अंतर कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि ये घुसपैठिया है? क्या इसका रास्ता निकाला गया है? और मुझे लग रहा है कि रास्ता निकालने के लिए ही ये देरी हुई है। सबसे अच्छा रास्ता है मुकेश जी, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है, जितने भी ये माइनॉरिटी वाले, जिनको हिंदू कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, ईसाई कह रहे हैं, बौद्ध कह रहे हैं, पारसी कह रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आए हुए। बिल्कुल, ज्यादातर डॉक्यूमेंट के साथ आए हुए हैं। कुछ ही लोग होंगे जो बिना डॉक्यूमेंट के साथ आए हुए। एक ऐसा वर्ग है जो लाखों की संख्या में बिना डॉक्यूमेंट के भारत में घुसा हुआ है, और वो कहता है कि हमें नागरिकता दो। कैसे नागरिकता दे दें? और वो धर्म के आधार पर पीड़ित भी नहीं है, दुखी भी नहीं है। धर्म के आधार पर उन्होंने भारत से जमीन पहले ही ले ली, उनके पुरखों ने जमीन ले ली, और अब वो कहते हैं नहीं, जो भारत के पास जमीन है उसमें भी हमें हिस्सा दो। तो वो तो नाजायज है। लेकिन जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ आए, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी बहन बेटियों को छीन लिया गया है, अत्याचार किया गया है, जमीन छीन ली गई है, घर छीन लिया गया है, धार्मिक स्थान छीन लिया गया है, तो उनको तो भारत में हक देना है। ये प्रॉमिस किया था, बंटवारे के साथ प्रॉमिस किया था, बंटवारे के समय प्रॉमिस किया था, तो वो तो निभाना ही है। और हम भारत की सरकार के नाते बिल्कुल। लेकिन एक दो सवाल खेमचंद जी, मेरे दो सवाल है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, अगर आपके पास हो तो। जो बांग्लादेश से जो लोग यहाँ शरणार्थी आए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी थे, और वो इसमें असम में, बंगाल में आने के बाद से वो आए तो थे हिंदू के रूप में, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आकर के आने के बाद मुसलमान बन गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या उनको नागरिकता दी जाएगी, या वो यहाँ आकर के धर्म, क्योंकि आए थे, कानून ये कहता है कि हिंदू है, अगर आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले तो हम देंगे नागरिकता, लेकिन यहाँ पे आकर के अगर वो धर्म बदल लेता है? मुकेश जी, दो बातें हैं। जो 1971 के युद्ध के बाद आए और जिन्होंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कराया, लीगल तरीके से यहाँ पे उन्होंने शरण ली, तो उनको नागरिकता मिल चुकी है। जो इलीगल तरीके से आए और लीगल तरीके से उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए काम नहीं किया, और वो हिंदू नहीं है, धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं है, तो वो बांग्लादेश जा सकते हैं। धर्म के आधार पर उनको बांग्लादेश में एंट्री ना मिले ऐसा नहीं है, या धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उनको एंट्री ना मिले ऐसा नहीं है, धर्म के आधार पर अफगानिस्तान में एंट्री ना मिले। ये तो बांग्लादेश तय करेगा ना सर, ये हम और आप कैसे तय करेंगे? तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान तय करेगा। ये सर प्रैक्टिकल है। अब देखिए ना, क्या पाकिस्तान से यहाँ पे जो लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, जो राजस्थान में जाते हैं मजार पे, क्या वो वापस नहीं जाते? जाते हैं। क्या उन पे कोई संदेह किया जाता है? नहीं किया जाता। लेकिन ज्यादातर हिंदू जो बेचारे किसी बहाने से भारत आ जाते हैं, वो वापस जाएं तो उन पे हजार सवाल होते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाती है, उनको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जब वापस आए कहीं आप भारत के एजेंट तो नहीं बन गए। ऐसी स्थिति मुसलमानों के साथ नहीं है। जिनके साथ नहीं है, जबरदस्ती से क्यों? अगर आपको फिर भी नागरिकता चाहिए तो आप भारत की परंपराओं को मानो, समझो, और मुझे तो लगता है रमजान जी से मैं रमजान जी से और आपको नागरिकता दी जाएगी। रमजान जी से मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। रमजान जी, क्या आपको लगता है कि जो ये कानून जिसका विरोध हो रहा है इस तरीके का, इसी तरीके कानून बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बनना चाहिए कि भारत के पीड़ित मुसलमान जो है वो उनके यहाँ वापसी कर सकते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी? पहली बात तो मुकेश जी, जो जिस तरह से मुसलमानों की प्रताड़ना यहाँ है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है। पूरा मुसलमान जितना यहाँ खुश है भारत में, किसी मुल्क में वहां का मुसलमान भी खुश नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये, चूंकि मैं तमाम मुल्कों में गया हूँ, वहां जो परेशानियां हैं ना वहां के मुसलमानों के साथ, कम से कम भारत के मुसलमानों के साथ वो परेशानियां नहीं है। दूसरी बात, जो खेमचंद जी आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जवाब तो उन्होंने दे ही दिया, जवाब तो उन्होंने दे दिया। आप जो जवाब सुनना चाह रहे थे वो नहीं बोला उन्होंने। नहीं, मैं वो भी नहीं सुनना चाह रहा। मैं उनके सवालों का भी जवाब दे सकता था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को और दलितों को, मतलब उनके ऊपर अपना संरक्षण दिखाकर उनका शोषण किया, वोट लिए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। और इसी तरह से अगर बीजेपी हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा करती है कि उन्होंने कानून तो बना दिया, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 2020 से अब तक
हजारों लोग जो पीड़ित हैं बाहर मुल्कों में वो आ सकते थे। चुनाव के वक्त ही ये चीजें क्यों याद आती हैं? एक बात, एक सवाल। दूसरा जवाब तो हो चुका है सर, इसका दो बार इसका जवाब दूसरी बात सर, दूसरी बात, दूसरा सवाल, इतने सारे लोग अवैध रूप से भारत में घुसे हुए हैं जिनका हमारे मुल्क पर कोई हक नहीं है, और इतनी मजबूत सरकार है, अगर उन जो अवैध रूप से घुसे हुए हैं उनको अगर नहीं खदेड़ पा रही है तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी है। उन सब के लिए मैं खेमचंद जी से पूछना चाहता हूं कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है? चलिए, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। दो बातें इन्होंने कहा कि अब तक हजारों लोग आ सकते थे, जो जिनको आना चाहिए था पीड़ित हैं वो आए हैं और उनको सम्मान के साथ रखा है। अब बात सिर्फ नागरिकता की है, अब नोटिफाई के बाद उनको नागरिकता भी मिल जाएगी। रही बात आपने कहा कि हमारे देश में इलीगल तरीके से जो आए हुए हैं, जो बसाए हुए हैं, पीएफआई ने बसाए हैं, कांग्रेस ने बसाए हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों ने बसाए हैं, उनके फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आइसोलेट भी किया जा रहा है, उनको कैंप में भी रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम है, हम कानून मानने वाले देश हैं, हम उठा के फेंक नहीं सकते, उनको गोली नहीं मार सकते, उनको वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारे एचएस रावत जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। सर, समय की कमी, खेमचंद जी समझ गए प्लीज, हमारे पास समय की कमी है। रावत जी से मैं चाहूंगा आखिरी कमेंट इस बात पे कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इस तरह के कानून बनने चाहिए, जो भारत में जो मुसलमान पीड़ित कहते हैं अपने आप को, उनको वहां बुलाया जाए, उनको कानून बना करके? बनने तो चाहिए, पर वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो इस्लामिक सोच है, जो शरिया के कानून है, वो इजाजत नहीं देती उनको। वो तो ये चाहते हैं कि यहाँ से भी जाएं और भारत में फैलें और भारत को कब्जा करें। उनकी तो गजवाए हिंद की नीति है ना, तो वो तो ये चाहते हैं कि पूरी जो जमीन है, इंशाअल्लाह सारी जमीन खुदा ने इनको दी है, पूरी पृथ्वी लोक पर इन्हीं का राज हो, तो वो इस प्रकार के कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए ये सोचना हमारी बेईमानी है। वो तो कहीं पे भी नहीं बनाएंगे। उनकी कोशिश हो तो वो फ्रांस को कब्जा कर ले, उनकी कोशिश हो तो वो इंग्लैंड को भी कब्जा करके बैठ जाए। बिल्कुल, लेकिन रमजान जी ने जो बात कही कि यहाँ के मुसलमान जो है जब बहुत खुश है, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में मुसलमान जितना सुखी और जितना खुश है, विश्व के किसी दूसरे देश में, इस्लामिक कंट्री में भी मुसलमान उतना खुश नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमजान जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, एचएस रावत जी आपका और पंडित राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। और आज जो हम चर्चा कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जो है सीएए का है, उसके ऐलान किया है कि चुनाव से पहले जो है वो कर देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बारीक जो कुछ तकनीकी चीज़ है जो आएगी आ रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है जब नोटिफिकेशन के रूल एंड रेगुलेशन आएंगे सामने, तो उसके बाद भी लोग इसका विरोध करेंगे इसका, क्योंकि ये जो देखने में सामान्य लग रहा है सीए, इसे लागू करना उतना ही कठिन है, क्योंकि जो चीज़ें सामान्य दिखती हैं उसमें कानून बनाना तो सामान्य था, उसे लागू करवाना जो है मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं है, मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारे, चूंकि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है, और बहुत सारे जो बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर स्टेट में शरणार्थियों और जो सही में पीड़ित हैं, उनकी पहचान के बीच में भेद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, और चुनाव के पहले ये नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर आ जाएगा। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर के रुके हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी और वो वोट भी डाल पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।